नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं अच्छे रिजल्ट्स जो कि अभी तक आए हैं Q1 FY 2027 में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं 14 अगस्त 2026 तक। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 14 अगस्त तक का जो भी अपना जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनमें से हम 5 रिजल्ट्स आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 और रिजल्ट वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने इन टोटल 10 स्टॉक्स को कवर किया है। आप अगर वो देखना चाहें वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रिजेक्शन और सिलेक्शन क्राइटेरिया बताता हूँ कि इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया था और रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया था। अगर आपने ये वीडियोस इससे पहले वाले रिजल्ट वीडियोस देखे हैं तो आप इस सेक्शन को स्किप करके डायरेक्टली वीडियो पे चले जाएं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एटलीस्ट 15% का। फिर आरओसी और आरओई हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 10-12% का मिनिमम आरओसी और आरओई दोनों हो। उसके बाद ही हम स्टॉक को देखेंगे। फिर डेट टू इक्विटी रेशियो लो होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें बैंक्स और एनबीएफसी हमने सेलेक्ट किया है तो उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि बैंक और एनबीएफसी बाय डिफॉल्ट वहां पे हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। उसके बाद फिर मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 करोड़ होना चाहिए, उससे नीचे की कंपनीज हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि 1000 से 20 या 30,000 या 50,000 से नीचे नीचे की कंपनीज हम कवर करें जो कि मिड और स्मॉल कैप की रेंज में आती हैं। फिर जो रिजेक्शन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन 8 से 10 टाइम सेल्स हो गया, 60-70 का मल्टीपल हो गया, पीई मल्टीपल नॉर्मलाइज अर्निंग पे, उन कंपनीज को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद वीक प्राइस ट्रेंड। तो वीक प्राइस ट्रेंड में कैसे है, जैसे कि अभी ट्रेंड के केस में देख रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 18-20-22% का ग्रोथ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक नीचे गिर रहा है। उसका रीजन क्या है कि एक तो स्टॉक पहले चल बहुत गया था, दूसरा अभी वैल्यूएशन आज भी हाई है और स्टॉक प्राइस का जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड्स है। तो उस स्टॉक्स को उन तरीके के स्टॉक्स को भी हमने इस एनालिसिस से एक्सक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बताऊं कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स बताए हैं उसका पर्पस ये नहीं कि आप अभी जाके खरीद लें, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स कैसे होता है कि जब रिजल्ट आता है तो एकदम से काफी ऊपर चले जाते हैं। कि सपोज किसी में अच्छा रिजल्ट आया, उसमें 15% 20% का सर्किट लगा तो वो ऊपर चला गया। अब 15-20% को ऊपर लग गया, अगले दिन फिर 10% चला गया, तो 20-30% वो एक हफ्ते में बढ़ गया। तो उसके बाद अगर आप वहां पे जाके खरीदेंगे तो काफी बार एक शार्प करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, उससे स्टॉक 15-20% का करेक्शन लेता है और आपको समझ नहीं आता फिर क्या करें। तो इसलिए आपको देखना है कि भाव ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके बाद आप ले रहे हैं। तो ये स्टॉक बताने का पर्पस ये है कि आप स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालें। अगर इसमें कुछ करेक्शन आता है उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन आता है तो शायद वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने वीडियो देखा कल और मंडे को हम जाके स्टॉक खरीद लें, ऐसा नहीं करें। तो वीडियो का मेन पर्पस ये है कि स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐसा शॉर्ट लिस्ट रखें कि ये स्टॉक्स हैं जो इन फ्यूचर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें हमें देखना है कि अगर थोड़ा करेक्शन आगे कंसोलिडेशन आता है तो इनमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको पांचों स्टॉक्स का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स का नाम देखने आए थे तो आप यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनीज के बारे में जानना है कि कंपनी क्या करती है, क्या इन फ्यूचर के ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो उसकी हम ब्रीफ बात करेंगे हर एक स्टॉक का स्पेसिफिक लेके। तो अगर आप वो देखने चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले तो मार्क्स फार्मा में काफी सॉलिड नंबर है। इसका हमने पूरा वीडियो एनालिसिस भी बनाया था लगभग एक महीना में भी, 1.5 महीना पहले। तभी स्टॉक अराउंड 250 के आसपास था। अब आज के डेट में तो शायद काफी बढ़ गया है रिजल्ट के बाद। उसके बाद फिर सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का रिजल्ट अच्छा है। इसका स्टॉक प्राइस जो ट्रेंड है वो उतना फेवरेबल नहीं है अभी लग रहा है, लेकिन कि दोबारा ये शायद ब्रेकआउट पे आया है। देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ से होता है। तो ये काफी क्लोज ट्रैकिंग कैंडिडेट हो सकता है मेरे हिसाब से। फिर हम बात करेंगे ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज की जो कि ऑटो कंपोनेंट और एलईडी लाइटिंग स्पेस में ऑपरेट करता है। फिर राम रतन वायर्स की, इसमें भी काफी अच्छे ट्रिगर्स हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट के और लगातार पिछले 2-3 साल से हमें मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख भी रहा है। फिर एट द एंड हम बात करेंगे जेजी केमिकल की जो कि एक केमिकल सप्लायर है, रबड़ जो टायर मैन्युफैक्चरर उनको और जो रबड़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको, और अब धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अवे फ्रॉम टायर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल। तो इन सब पांचों स्टॉक्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने मार्क्स फार्मा से। मार्क्स फार्मा एक एक्सपोर्ट फोकस मैन्युफैक्चरर है जो कि जिसका मेजोरिटी रेवेन्यू जो है वो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से आता है। तो यही 4 कंट्रीज है जिससे इनका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे मे भी 4 या 5% का टोटल रेवेन्यू आता है या उससे भी कम आता है। तो बहुत ही कम रेवेन्यू जो है वो दूसरी कंट्री से आता है और यहीं पे कंपनी का फोकस है और धीरे धीरे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यूरोप से इनका ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से आ सकता है। फिर बात करें अगर हम कंपनी बनाती क्या है, तो पेन किलर्स हो गया, नॉर्मल कफ एंड फ्लू टैबलेट्स हो गया, डाइजेस्टिव मेडिकेशन हो गया। तो नॉर्मल जो जेनरिक मेडिकेशन होती है वो कंपनी बनाती है, स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन में कंपनी अभी ऑपरेट नहीं करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो की हाईलाइट है कंपनी की बैलेंस शीट पे 1000 करोड़ से ऊपर का कैश है आज के डेट में, जो कि काफी सॉलिड है। अब कंपनी क्या चाहती है कि ये कैश का यूज करके वो नया एक्विजिशन करना चाहती है यूरोप में, जहां से इन फ्यूचर उनका ग्रोथ काफी तेजी से आ सकता है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। एक्विजिशन के बाद इन्होंने जो कंपनीज को एक्वायर किया उनको काफी अच्छे से स्केल किया है, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, सब में इन्होंने एक्विजिशन किया।
वहाँ से फिर उन कंपनीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्केल किया है। तो अब कंपनी का फ़ोकस है कि यूरोप में कुछ अच्छे एक्विज़िशन किए जाएँ और उसके बाद उन कंपनीज़ को स्केल किया जाए, और उसके लिए उनके पास 1000 करोड़ का कैश है, तो शायद इनमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आ सकती है अगर एक इतना अच्छा एक्विज़िशन उनको मिल जाता है तो। फिर उसके बाद अगर हम देखें कंपनी जी का जो मेन एक्सपेंशन प्लान है वो कनाडा और जर्मनी में है, उसके साथ आयरलैंड में। तो ये 3 न्यू नई ज्योग्राफीज़ में कंपनी शुरू करना है, अपना जो सामान है वो सप्लाई करना शुरू करने जा रही है। यहाँ से इनका रेवेन्यू नहीं आता है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल के जो Q3 है, यानी कि Q3 FY 2027, वहाँ से उस क्वार्टर से इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन ज्योग्राफी से आना शुरू हो जाएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा ट्रिगर होगा ग्रोथ के लिए कंपनी के। फिर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही बड़ा मार्केट कैप नहीं है, अराउंड 13 से 14 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस ट्रेंड जो है वो स्टेज 2 में है। तो यहाँ पे अगर आप इनका जाके थोड़ा-सा नंबर्स देखते हैं, तो अगर आप देखें ग्रोथ रेट्स तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा अपना प्राइस ट्रेंड देख लेते हैं पहले इनका। तो प्राइस ट्रेंड अगर आप देखें तो ये देखें स्टेज 2, तो यहाँ पे हमने आई थिंक यहाँ पे कहीं पे हमने वीडियो बनाया था इसका 1 डेढ़ महीना पहले। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको अगर ऐसा कोई पुल बैक मिलता है, थोड़ा-सा करेक्शन आता है, जब फार्मा रिलेटेड टैरिफ इश्यू हुआ था तो ये यहाँ पे गिरा था। इस वीक आई थिंक 240 तक गिर गया था। हाँ, अब ये देखें अगर आज के डेट में तो ये 336 का हाई मार के 333 पे क्लोज दिया, बहुत ही सॉलिड क्लोज दिया इस वीक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो लग रहा है कि शायद स्टॉक में दोबारा से मोमेंटम आएगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इन फ्यूचर ये पैन आउट होता है यहाँ से। अगर इनका ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू होता है तो शायद इनमें जो इनका जो अभी प्राइस ट्रेंड जो शुरू हुआ है तो शायद इसमें और तेजी आ सकती है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, अपना एनालिसिस आप खुद करें, लेकिन काफी सारे ट्रिगर्स कंपनी में लग रहे हैं जहां से ग्रोथ इन फ्यूचर इंप्रूव हो सकता है। फिर अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें तो 3 साल का रेवेन्यू सीएजीआर लगभग 17% के आसपास है, 3 साल का पैट लगभग 18% के आसपास है। तो यहाँ पे क्लियर मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो Q4 FY 26 में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ था, अब इस क्वार्टर में 35.6% का ग्रोथ हुआ है। इसमें एक्विजिशन का भी थोड़ा ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक 30% के आसपास का इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ दिया, जो कि काफी अच्छा नंबर है। फिर अगर हम पैट लेवल पे देखें तो 64.3% का ग्रोथ था Q4 FY 26 में, अब 173.9% का ग्रोथ, मतलब बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है इस क्वार्टर में। उसका रीजन क्या है कि एक तो इनके ग्रॉस मार्जिन बढ़ गए, दूसरा इनका कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन लेवल थे काफी कम थे, उसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़े तो वैसे वैसे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफी तेजी से बढ़ गया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आई थिंक इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 10% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, तो जो कि काफी अब नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि हर हर क्वार्टर में अब ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 16.1% का ऑपरेटिंग मार्जिन थे जून 25 में, अब जून 26 में 25.3% के मार्जिन पे पहुंच गया, लगभग लगभग 9.2% ऐसा कुछ इंक्रीज हुआ है। 9.2% का ऑपरेटिंग मार्जिन जब इस तरह से बढ़ता है तो ग्रोथ जाहिर है कि पैट में इसी तरह का ग्रोथ आएगा। तो कंपनी ये नहीं गाइड कर रही है कि 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन जो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन शायद 21 से 22% के मार्जिन के नॉर्मलाइज लेवल पे आ सकते हैं इस साल, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद ये मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर अगर अपने इनकी कौन कौन की हाईलाइट देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट towards the European market bolstered by recent acquisition has driven substantial growth particularly in the UK and Europe segment। तो यूके में इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है जिससे इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। तो लेकिन अगर हम एक्विजिशन को हटा भी दें उसके बावजूद भी यूके में ये उसके बावजूद ये 53% से ग्रो किए हैं, लेकिन एक्विजिशन के साथ ये 74 और 75% ऐसा कुछ ग्रोथ इनका यूके बिजनेस में आया है। यूएस बिजनेस से आई थिंक इनका 15% का या 16% का ग्रोथ रहा है, और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस से इनका 50% का इस क्वार्टर में ग्रोथ रहा है। तो हर एक ज्योग्राफी में इनका अच्छा ग्रोथ रहा है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ जो वर्ल्ड है वहां से इनका इतना रेवेन्यू आता नहीं, तो वहां पे देखने की इतनी बात है नहीं। फिर अगर हम देखें तो कंपनी का टारगेट है कि अगले 1 से 2 सालों में 4000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम आज के डेट में इनका रेवेन्यू देखें तो यहाँ तो 3200 करोड़ का रेवेन्यू है, तो अगर ये 27 और 28 में 4000 तक जाते हैं तो अच्छी खासी मे बी 20% के आसपास का ग्रोथ कंपनी एज्यूम कर रही है, 18 से 20%, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। और उसके साथ अगर मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा सा मिल जाता है तो पैट लेवल पे ग्रोथ और अच्छा आ सकता है इनका। और अगर साथ ही साथ इनका जो कोई एक्विजिशन आया था तो शायद ये 20% से भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस साल एक्विजिशन करते हैं कोई नया या नहीं। इस साल उन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं, लेकिन उतने बड़े एक्विजिशन नहीं है, वो छोटे छोटे एक्विजिशन है। और जो दूसरा एक्विजिशन आई थिंक उसका नेक्स्ट क्वार्टर से या फिर उसके अगले क्वार्टर से कंट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स है वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन पैट लेवल पे शायद थोड़ा सा हमें मॉडरेशन भी मिल सकता है अगर मार्जिन में थोड़ी ऊपर ऊपर नीचे होता है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इनके इस क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन आई थिंक 59% पे चले गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आई थिंक हाँ 59.1% पे इनके ग्रॉस मार्जिन चले गए हैं, जो कि कंपनी का गाइडेंस है कि 55 से 56 में भी 57% तक के मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल है। 59% काफी ज्यादा है, तो अगर ग्रॉस मार्जिन थोड़ा गिरेंगे तो शायद इनका EBITDA और पैट मार्जिन भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर में वैसा नहीं होगा, शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर में हमें अच्छा जो मार्जिन ग्रोथ है देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें
तो इन्होंने एक्विजिशन की, जैसे मैंने बात किया कि यूरोप में 74% का ग्रोथ था, लेकिन बिना एक्विजिशन के वो 53% का ग्रोथ किया है इन्होंने, जो कि काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने एक नई एंटिटी शुरू की है आयरलैंड में और साथ ही साथ जर्मनी में। तो कंपनी के जो फ्यूचर ट्रिगर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। नई ज्योग्राफी से रेवेन्यू आएगा, उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स जो है एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज में लॉन्च कर रहे हैं। फिर ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट में वैल्यू एडेड सेगमेंट में जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इनके पास ग्रोथ के। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में 33% का ग्रोथ किया है इस क्वार्टर। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म जो गोल है यूएस मार्केट से कंपनी का है कि 300 से 400 मिलियन तक का यूएस डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू करना चाहते हैं। तो आज के डेट में अगर हम 370-80 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट पकड़े हैं, तो कितना रेवेन्यू कर रहे हैं? लगभग 1500 करोड़ का या 1600 करोड़ का, विच इज लाइक 150, हाँ 150 160 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो ये इसको डबल करना चाहते हैं। और उसके अलावा इनका ये भी गाइडेंस है कि जो भी इनकी की ज्योग्राफीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया और उसके साथ यूरोप हो गया, तो तीनों ज्योग्राफीज में आने वाले 2 से 3 या 4 सालों में ये हर एक ज्योग्राफी में अपना रेवेन्यू जो है उसे डबल करने का टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ग्रोथ रेट मतलब इनका करीब करीब 18 से 22-23% तक का रेवेन्यू लेवल पे होगा, जो कि काफी सॉलिड नंबर है। फिर उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्विजिशन स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ डिसेंट साइज टिकट डील एंड टारगेट्स दैट ऑफर क्विक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। द फोकस इज करंटली ऑन एक्सपेंडिंग यूरोपियन फुटप्रिंट। तो क्लियरली कंपनी टारगेट कर रही है कि एक डिसेंट साइज का रेवेन्यू जो एक्विजिशन है वो करना चाहते हैं इस साल ये, क्योंकि काफी सारा अच्छा रेवेन्यू जो कि काफी सारा जो इनका बैलेंस शीट पे कैश है वो ऐसे पड़ा है। तो अगर इनको एक अच्छा एक्विजिशन 300-400 करोड़ का मिल जाता है जिसमें अच्छा रेवेन्यू है, तो शायद इनका ग्रोथ रेट काफी तेजी से यहाँ पे आ सकता है। फिर उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी करने की सोच रही है आने से, जो आने वाले 3 से 5 सालों में इनके प्लान है रेवेन्यू डबल से ज्यादा करने का, तो उसमें इनको मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंड करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो वो भी कंपनी टारगेट कर रही है कि आने वाले 1 से 2 सालों में शायद ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पे भी जाएंगे। फिर R&D स्पेंड कंपनी ने बढ़ा दिया, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वहां पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो जब भी कोई फार्मा कंपनी या कोई केमिकल कंपनी अपना R&D स्पेंड, या कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी अपना R&D स्पेंड बढ़ाती है, वो एक अच्छा साइन होता है। तो इनका आई थिंक 2-3 साल पहले ये शायद 1% ऑफ द रेवेन्यू था इनका R&D पे जाता, अब ये नियरली 2.6, 2.7, 2.8 की रेंज में आ गए हैं, जो कि काफी एनकरेजिंग साइन है कि इन फ्यूचर काफी अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आ सकती है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये 2-4 अच्छे ट्रिगर्स हैं, इन पे आपको नजर रखनी है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में किस तरह से पैन आउट होते हैं। फिर अगर हम इनकी आरओसी देखें तो 21% की है 3 साल की एवरेज, आज की करंट जो है वो 20% है। ये उसके बावजूद है कि इनके पास 1000 करोड़ का कैश है। अगर कैश ही डिप्लॉय करके एक्विजिशन करते हैं तो उनकी आरओसी यहाँ से और इंप्रूव हो सकती है। आरओई में भी सेम 15.2% का, 3 साल का एवरेज 16.1 है। तो ये दोनों यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। और डेट टू इक्विटी लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने रडार में रख सकते हैं। अगर इसमें कुछ करेक्शन आता है, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन आता है, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस एलिवेटेड है। अब यू नेवर नो कि एलिवेटेड प्राइस और एलिवेट हो जाए, आप हमें नहीं पता है। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए शायद ये थोड़ी सी एक रिस्की पोजीशन में है आज के डेट में, अगर हम देखें, क्योंकि रिजल्ट के बाद काफी तेजी से स्टॉक बढ़ा है पिछले एक क्वार्टर में, पिछले एक वीक में। आई थिंक 20-22% का कितना यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कितना बढ़ा है ये। तो हाँ, 21% का ग्रोथ दिया लास्ट वीक में। तो रिजल्ट के बाद 21-22% जो है वो बढ़ गया स्टॉक। तो इस शायद यहाँ पे एकदम बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन है, अगर आपको स्टॉक लेना है आप जरूर लें, क्योंकि ट्रिगर्स काफी हैं ग्रोथ के। तो अगर ग्रोथ कंटिन्यू होता है तो शायद यहाँ से स्टॉक चलता ही जाए, नेवर नो। चलिए इसके साथ अपने आ जाते हैं अपने स्टॉक नंबर 2 पे, जो कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स। इसका हमने आई थिंक लास्ट वीक में, लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, जब इसका प्राइस ट्रेंड भी उतना अच्छा नहीं था। अभी भी इसका प्राइस ट्रेंड उतना सॉलिड नहीं है। अगर हम जितने भी आज बिजनेस कवर कर रहे हैं उसमें से देखें तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का प्राइस ट्रेंड अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइडवेज ही है। लेकिन अब यहाँ पे काफी सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेक दिया है इसने। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से प्राइस ऊपर रहता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने एक अच्छा मूव दिया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इनका एक ब्रेकआउट सा टाइप आया था, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक दोबारा से गिरना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये आई थिंक मई जून के आसपास था। उसके बाद फिर ये टैरिफ का, वॉर का, ये सब उसके बीच में, लेकिन नीचे वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे फॉलिंग एवरी फॉलिंग वीक के साथ। अब देखने वाली बात होगी, जितने सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट दिया है, अब अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करता है तो शायद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। तो चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी करते क्या है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलाती है ईस्टर्न इंडिया में। तो इनके जितने भी सेंटर्स हैं वो कोलकाता साइड हो गया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, असम, झारखंड में अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है। तो उन सब ज्योग्राफीज में कंपनी ऑपरेट करती है।
तो कंपनी ब्लड टेस्ट करती है, मेडिकल स्कैन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पैथोलॉजी टेस्ट, रेडियोलॉजी, इमेजिंग। तो जो भी जब डॉक्टर आपको कोई टेस्ट लिख के देता है ब्लड रिलेटेड, या फिर कोई एक्सरे लिख के देता है, कोई भी सीटी स्कैन कुछ भी होता है, तो वो कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद देखें तो जेनेटिक टेस्टिंग में इन्होंने रिसेंटली अपना जो है वो रिसेंटली एक्सपैंड किया है, जो उनका आई थिंक जेनोमिक्स करके डिवीजन है, सुरक्षा जेनोमिक्स। तो उससे इनका ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से आ रहा है। वो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड कुछ टेस्ट करते हैं, आई डोंट नो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस तरीके का टेस्ट होता है वो, लेकिन कुछ अपनी जो डीएनए रिलेटेड कुछ ऐसा टेस्ट होता है जिससे शायद जो डिजीज का डायग्नोसिस है वो जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ सीन है। वो उतना बड़ा मार्केट नहीं है अभी, लेकिन वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कैंसर रिलेटेड टेस्टिंग हो गया, तो मतलब जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं, किसी भी तरीके की डिजीज हो गई, किसी भी तरीके की कोई एक्यूट चीज हो गई, या कोई ब्लड में डेफिशिएंसी हो गई, तो उस वो सब रिलेटेड के जो टेस्ट है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, तो बिल्कुल उसी तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है। उसके बाद फिर कंपनी जो ऑपरेट करती है वो हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करती है, यानी कि कंपनी एक बड़ा सा सेंटर लगाती है जिसमें हर एक तरीके का टेस्ट होता है, उसके साथ साथ फिर उसके पास पास छोटे छोटे सेंटर लगा देती है जिसमें हर एक तरीके का टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ जेनरिक बेसिक टेस्ट होते हैं। लेकिन कुछ उसमें उससे क्या होता है कि कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाता है, कि अगर एक छोटा सेंटर है उसमें कस्टमर वॉक इन कर रहा है, तो उसको अगर कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट चाहिए तो वहां पे उसका सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद फिर जो उनका बड़ा जो सेंटर होता है उसमें वो भेज दिया जाता है रिजल्ट्स के लिए। तो ऐसा कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करती है। उसका रीजन क्या है कि हब जो मॉडल है उसको सेटअप करने का कॉस्ट काफी हाई होता है, जो स्पोक मॉडल है उसको सेटअप करने का कॉस्ट थोड़ा लो होता है, क्योंकि उसमें उतने ज्यादा मशीन नहीं होती, उतना ज्यादा स्टाफ नहीं होता, उतना ज्यादा उसका साइज नहीं होता है, तो इसलिए स्पोक मॉडल को एक्सपैंड करना थोड़ा ईजी रहता है, वहां पे कॉस्ट थोड़ा कम रहता है। तो इस मॉडल पे कंपनी ऑपरेट करती है। तो आज के दिन में अगर मार्केट कैप देखें तो 1600-1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और प्राइस ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि प्राइस ट्रेंड इनका जो है वो सबसे वीक है जितने भी आप आज हम स्टॉक कवर करने वाले हैं। तो प्राइस ट्रेंड अगर अब जैसे इन्होंने ब्रेक दिया यहाँ पे, तो अगर अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर जाते हैं और ये ऊपर को थोड़ा सा एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, वॉल्यूम अगर करेक्शन आता है तो वॉल्यूम गिरता है, तो वो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये काफी रीजनेबल लग रहा है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन दिखाता हूँ मैं आपको उनकी, तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक अपने जाके उनका वैल्यूएशन से देख लेते हैं। तो प्राइस टू सेल्स, हाँ, तो प्राइस टू सेल्स लेवल पे अराउंड 4.8 टाइम्स पे है, और प्राइस टू अर्निंग लेवल पे अराउंड 44 टाइम्स पे है। तो उतने सस्ते वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छा है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ लेवल पे देखें तो रेवेन्यू लेवल पे 3 साल का रेवेन्यू सीएजआर 18% का। अब धीरे धीरे कंपनी जो है एक्सपेंशन काफी तेज कर रही है, तो शायद ग्रोथ रेट यहाँ से 20 से 22% तक हमें देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस फिर भी ओके लग रहे हैं, उतने उतने चीप हालांकि नहीं है फिर भी, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक वैल्यूएशन यहाँ पे लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें तो द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कंपनीज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड रैपिड स्केलिंग ऑफ इट्स जेनोमिक वर्टिकल। तो जेनोमिक वर्टिकल जैसा मैंने बोला, तो ये वर्टिकल काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इनका आई थिंक ये एवरी ईयर मे बी 80 to 100% ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। अ क्रिटिकल माइलस्टोन दिस क्वार्टर वाज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेंटर्स अंडर 2 years। तो हाँ, तो इनका जो मार्जिन था वो उसमें प्रॉब्लम क्या था, तो इनके जो नए सेंटर थे जो कि अभी 2 साल से पुराने हैं, वहां पे जो इबिटा लेवल पे था वो लॉसेस पे चल रहा था, लेकिन ये पहला क्वार्टर है जहां पे वो सेंटर्स इबिटा पॉजिटिव हुए हैं। तो अगर वो सेंटर इबिटा पॉजिटिव रहते हैं तो इनका इबिटा और पैट लेवल पे ग्रोथ काफी तेजी से आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो पिछले 2-3 क्वार्टर में ये देखें तो रेवेन्यू लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही थी, मतलब 18-19-20% का ग्रोथ आ ही रहा था, लेकिन पैट लेवल पे देखें तो पैट लेवल पे काफी इनकंसिस्टेंसी थी, कभी 13% का, फिर नेगेटिव 13%, फिर नेगेटिव 14%, 21%, 40%। लेकिन अब कंपनी क्या बोल रही है कि जो इनका ऑपरेटिंग लेवल पे जो नए स्टोर्स है वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो अब शायद यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो पूरे साल के कंपनी का 34% का गाइडेंस है। तो अगर यहाँ पे मार्जिन स्टेबल हो जाते हैं 33-34% के आसपास, तो शायद ये काम जहाँ पे इनका थोड़ा इंप्रूव हो जाए पैट लेवल पे। तो अगर ऐसा होता है तो शायद जो स्टॉक प्राइस हमें वीक दिख रहा है, तो शायद वो भी उसको फॉलो करे। देखने वाली बात होगी किस तरह से ये पैन आउट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, मैनेजमेंट हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन मेंटेनिंग एन EBITDA मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 34% फॉर द फुल ईयर। तो ये एक काफी अच्छा ट्रिगर है। देखने वाली बात होगी कि इस साल कंपनी 34% तक रह पाती है कि नहीं रह पाती है, लेकिन काफी सारे ट्रिगर था जिससे हमें लगता है कि शायद वो हो सकता है, क्योंकि नए सेंटर्स जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव 5.5% का EBITDA था, अब उससे ये 6.5% पॉजिटिव पे आ गया। उसका रीजन क्या है कि जब सेंटर लगता है
तो उसके जो पहले दिन से कॉस्ट होता है तो उतने पहले दिन से उतना रेवेन्यू नहीं आता है। अब जैसे जैसे एक सेंटर पुराना होता है, एक तो लोकल कम्युनिटी में उस सेंटर का नाम भी आ जाता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें टेस्ट होता है तो उसका रेंट तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सेंटर में अगर एक साल 100 टेस्ट हो रहे थे, अगले साल अगर 200 टेस्ट हो गए तो उसका रेंट भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो चीज ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो काफी अच्छे तरीके से किक इन करती है, और यही ट्रिगर है इनका। और उसके साथ साथ इनका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स काफी अच्छे हैं। आई थिंक ये आने वाले 2 सालों में मे बी 30 और सेंटर लगाना चाहते हैं, जिससे इन फ्यूचर काफी ग्रोथ अच्छा आ सकता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी के जो एक्सपेंशन है वो कर रहे हैं कंपनी बियॉन्ड इट्स कोर वेस्ट बंगाल मार्केट में। आज के डेट में इनके जो मेजोरिटी स्टोर्स है वो वेस्ट बंगाल मार्केट में है। तो कंपनी ने पहला अपना जो हब मॉडल है वो झारखंड में लगाया है। अब उसके बाद इनका क्या प्लान है कि त्रिपुरा में और असम में ये हब मॉडल हब जो स्टोर है वो लगाना चाहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे स्पोक यानी कि छोटे स्टोर जो है वो भी लगाएंगे, जिससे ग्रोथ रेट इनका काफी तेजी से आ सकता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, रादर देन की जो इबिटा है वो 34% का इनका गाइडेंस है, और लॉन्ग टर्म का जो 28 तक FY28 तक यानी कि 27 और नेक्स्ट ईयर के एंड तक की ये 100 सेंटर तक ले जाना चाहते हैं। आज के डेट में आई थिंक 72 सेंटर्स हैं इनके। तो ये सेंटर एक्सपेंशन काफी अच्छा की ट्रिगर होगा ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ जब ये जो भी रिसेंटली सेटअप स्टोर है इनसे भी ग्रोथ रेट काफी तेजी से आ सकती है। फिर अगर हम देखें ग्रोथ का, जैसा कि हमने बताया कि 3 साल का 18% के आसपास 17.75, और 3 साल का पैड जो है वो थोड़ा कम है। उसका रीजन क्या है कि मार्जिन काफी ऊपर नीचे रहा है जो नए एक्सपेंशन किया उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे स्टोर्स प्रॉफिटेबल नहीं थे। अब वो इंप्रूव हुआ है, तो शायद यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली पैड ग्रोथ भी देखने को मिले रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। तो वो एक अच्छा ट्रिगर होगा इस कंपनी के चलने का, इसके स्टॉक प्राइस के चलने का। तो फिर अगर हम आरओसी की बात करें तो करंट जो आरओसी है वो 23.15% है, 3 साल का एवरेज 14.83 है, आरओई 14.11% है, और 3 साल का एवरेज 22.63% है। अब आरओई के गिरने का कारण क्या है कि इन्होंने एक्सपेंशन किया, उस वजह से डेप्रिसिएशन वगैरह इनका बढ़ा है। और अब जैसे जैसे वो नए सेंटर स्केल करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन दिखाऊं तो अपने अगर ईयर ऑन ईयर देखें डेप्रिसिएशन यहाँ पे, तो 33 और 32 का जो 1-2 साल पहले होता था वो आज के डेट में 43-41 पे पहुंच गया। तो एक्सपेंशन जैसे जैसे जो नए स्टोर्स हैं जैसे जैसे वो प्रॉफिटेबल होंगे, जैसे जैसे वो उनमें उनसे रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका आरओई भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। फिर डेट लेवल पे देखें तो कंपनी डेट फ्री है, जो कि काफी अच्छा साइन है। तो ओवरऑल इस कंपनी में काफी अच्छे ट्रिगर्स हैं, लेकिन इसका अगर प्राइस वाइज देखें तो प्राइस वाइज उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जैसे ब्रेकआउट इसने दिया है, अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता है यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे इसके आसपास, तो वो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है बाइंग के लिए। लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि पहले भी ऐसा इसने ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आ गया है। तो यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है अगर दोबारा से पैट अगले क्वार्टर में ग्रोथ नहीं आता है तो ओवरऑल ये कंपनी को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें ग्रोथ के ट्रिगर्स काफी अच्छे हैं। देखने वाली बात होगी किस तरह से कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है। फिर तीसरा जो नाम है वो है लुमेक्स इंडस्ट्रीज। इसका भी हमने कुछ टाइम पहले, आई थिंक मे बी 6-8 महीने पहले वीडियो बनाया था। उसके बाद ज्यादातर स्टॉक प्राइस जो वो साइडवेज ही रहा है, चला नहीं है ज्यादा। लेकिन अब दोबारा से लग रहा है कि शायद एक बेस बना के दोबारा से एक चलने की चेष्टा में है स्टॉक। तो मार्केट कैप अगर हम इसका देखें तो 5,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। B2B कंपनी सप्लायर है, जो कि महिंद्रा, टोयोटा वगैरह या मारुति या जो भी और भी जितने भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज है उनको हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स, तो जो भी एलईडी लाइटिंग फ्रंट में लगती है, जैसे यहाँ पे अगर आप वीडियो में देखें तो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके। हेडलैम्प हो गया, टेल लैंप हो गया, फॉग लैंप्स हो गया, इंटीरियर लाइटिंग हो गया। एलईडी में धीरे धीरे जैसे जो भी नई कार्स आ रही है उनमें लाइटिंग में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि खुद ही हाई बीम चला जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो वो सब में कंपनी ऑपरेट करती है। तो उनका कंपनी का क्या है कि जैसे जैसे नई जो गाड़ियां ये बनती हैं वैसे वैसे इस कंपनी का सेल बढ़ता है। तो बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो अब टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उससे इनका कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है। तो कंटेंट पर व्हीकल का क्या मतलब है कि पहले सपोज ये अगर एक गाड़ी को 10,000 करोड़ का, सॉरी 10,000 रुपए का सामान एक गाड़ी में लगता था इनका, अब वही बढ़ के 12,000 या 15,000 करोड़ पे पहुंच गया। अब आने वाले फ्यूचर में और बढ़ सकता है, क्योंकि लाइटिंग में काफी ज्यादा जो इनोवेशन है वो हो रहा है। उसके साथ साथ जो लाइटिंग है वो एक अच्छा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी हो गया है काफी सारी कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि लाइटिंग से गाड़ी की लुक काफी अच्छी आती है। तो वो शायद फिर चाहे फिर इंटीरियर लाइटिंग हो, बैक लाइट हो या फिर फ्रंट लाइट हो, तो उस सब में काफी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। तो ये उसका एक अच्छा बेनिफिशियरी कंपनी लग रहा है। फिर अगर हम इनका प्राइस ट्रेंड देखें तो स्टेज 2 में अपवर्ड्स को प्राइस ट्रेंड है। यहाँ पे अपने अगर चार्ट खोलें लुमेक्स इंडस्ट्रीज, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे काफ़ी लंपीनेस रही थी, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा सा इन्होंने बेस बनाया है और उसके बाद अब फिर बेस एंड ब्रेक लेवल पे खेल रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या प्राइस इसको फॉलो करता है या फिर प्राइस यहाँ से दोबारा से करेक्ट हो जाता है या साइडवेज रहता है, क्योंकि ग्रोथ रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। अगर हम ग्रोथ रेट यहाँ पे देखें तो 3 साल का एवरेज 22% के आसपास का रेवेन्यू सीएजीआर है, 3 साल का पैड जो है वो 19% पे है। इनके मार्जिन आई थिंक करेक्ट हुए हैं थोड़े से, उसके साथ साथ इनका डेट बढ़ा है, जो इन्होंने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह किया, तो उस वजह से इनके मार्जिन जो है थोड़े से करेक्ट हुए हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो यहाँ से काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं। उसके अभी हम बात करते हैं कि क्या ट्रिगर्स हैं जिससे मार्जिन बढ़ सकते हैं। फिर अगर हम Q4 में देखें तो 30% का ग्रोथ, Q1 में अगर आप रिसेंट क्वार्टर में देखें तो 32.6% का रेवेन्यू ग्रोथ, पैट लेवल पे देखें तो 23% का ग्रोथ था Q4 FY26 में, अब ये 41.1% पे चला गया। आरओई और आरओसी थोड़ा सा कम है यहाँ से और थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन उसका रीजन क्या है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी हाई है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे जैसे थोड़ा कम होगा, इनका आरओई और आरओसी भी इंप्रूव होगा, और जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा उससे भी इनका आरओसी और आरओई थोड़ा सा इंप्रूव होगा। लेकिन फिर भी आरओसी और आरओई एक डिसेंट लेवल पे है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी उतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अगर हम देखें मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या थी Q1 की जो कॉन कॉल थी उसमें, तो सबसे पहले तो यहाँ ग्रोथ रेट की बात की है। उसके बाद देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स ग्रो बाय 43% एंड 68% रिस्पेक्टिवली। Company is actively diversifying its wallet share with OEMs like HMSI, टीवीएस एंड सुजुकी मोटर्स। तो नई जो कंपनीज है ये तीनों, इनमें कंपनी धीरे धीरे अपना वॉलेट शेयर बढ़ा रही है। तो कंपनी एक कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, धीरे धीरे नए कस्टमर्स पे भी से भी अपना जो रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ा रही है। उसके बाद ऑर्डर बुक देखिए कंपनी की, तो लगभग 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है आज के डेट में, जिसमें 90% अप्रोक्सीमेटली जो एलईडी है वो वहां से रेवेन्यू, एलईडी जो लाइटिंग है वहां उस सेगमेंट से इनकी ऑर्डर बुक ज्यादा है 90%, यानी कि लगभग 2200 से 2300 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो एलईडी सेगमेंट से ही है। फिर अगर मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म गाइडेंस देखें तो 15 से 20% का रेवेन्यू सीएजीआर करना चाहते हैं, FY 30-31 तक ये 9000 करोड़ तक के रेवेन्यू तक पहुंचना चाहते हैं। आई थिंक आज के डेट में इनका कितना मे बी 4500 के आसपास का कुछ रेवेन्यू है। यहाँ पे अगर अपने इनका रेवेन्यू देखें तो आज के डेट में 4500 करोड़ के आसपास का है। तो ये डबल करना चाहते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में, विच इज बेसिकली वही 18-20% का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है इनमें। लेकिन इनका मेन जो ट्रिगर है वो होगा मार्जिन एक्सपेंशन, जो कि कंपनी का गाइडेंस है कि इस साल इनका मार्जिन 10.5 से 11% का फिनिश करेंगे बिट्टा लेवल पे। लेकिन लॉन्ग टर्म जो गोल है वो 13 से 14% रेवेन्यू का है। उसका रीजन क्या है कि जो इनका आज के डेट में कॉम्पोनेंट जो है वो काफी सारे इंपोर्ट होते हैं। अब धीरे धीरे कंपनी उनको लोकलाइज कर रही है, तो उसमें इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, उस वजह से इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट के ट्रिगर्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10% के पिछले 2 क्वार्टर में गए थे, लेकिन इस क्वार्टर में फिर थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कंपनी गाइड कर रही है कि पूरे साल के 10.5 से 11% के मार्जिन हो सकते हैं। तो इस साल मार्जिन एक्सपेंशन है और आने वाले 2-3 सालों में 4 सालों में शायद ये 13 से 14% तक जा सकते हैं, जो कि काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो सबसे बड़ा ट्रिगर इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का रहेगा। अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ 18 से 20% का कंपनी रेवेन्यू कर पाती है तो उससे इनका स्टॉक प्राइस वाइज काफी अच्छी हेल्प होगी इस कंपनी को, क्योंकि वैल्यूएशंस उतने खराब नहीं है कंपनी के। फिर अगर हम उसके बाद कंपनी का और कुछ देखें, यहाँ पे इन्होंने कोई गाइडेंस ऐसा पर्टिकुलर नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कंपनी का अगर हम गाइडेंस देखें तो करंट कंटेंट पर व्हीकल फॉर पैसेंजर कार रेंजेस फ्रॉम INR 15,000 to 20,000 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 करोड़, सॉरी हजार करोड़ बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपए का जो कंटेंट है वो पर व्हीकल में इनका जाता है। अब धीरे धीरे आने वाले 4 से 5 सालों में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद ये 40 से 50% ग्रो कर जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एडवांस जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे हमने बोला कि अभी हाई बीम्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर लाइटिंग में और काफी सारे इन्वेशन हो रहे हैं, तो उस सबसे जो कॉस्ट है वो लाइटिंग की बढ़ जाती है व्हीकल में, तो उससे इनका रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा कि ज्यादा गाड़ियां बनेंगी तो ज्यादा लाइटिंग लगेगी, और उसके साथ साथ अगर लाइटिंग पर गाड़ी महंगी हो जाएगी तो उससे इनका रेवेन्यू काफी तेजी से आ सकता है। तो इसमें कंपनी गाइड कर रही है कि शायद ये 40 से 50% का ग्रोथ इनका कंटेंट पर व्हीकल में आने वाले 4 से 5 सालों में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। फिर कंपनी ने इस साल अपना जो अपना केपेक्स का गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है, तो ये एक अच्छा साइन है जनरली, क्योंकि केपेक्स का गाइडेंस कंपनी तभी बढ़ाएगी जब उसको फ्यूचर विजिबिलिटी है। तो अर्लियर इनका गाइडेंस था 100 से 150 करोड़ का केपेक्स करना, अब इन्होंने वो बढ़ा के 200 से 250 करोड़ का कर दिया, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर हम देखें फंडिंग विल सपोर्ट बेंगलुरु प्लांट एक्सपेंशन, तो जो भी यहाँ पे एक्सपेंशन है, तो बेसिकली इस कंपनी को अगर आप ट्रैक करें तो इसमें आपको यही दिखना है कि किस तरह से इन फ्यूचर इनका मार्जिन ग्रोथ रहता है और आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहता है। तो अगर 18 से 20% का ग्रोथ विद लिटिल बिट मार्जिन इंप्रूवमेंट, तो वो एक अच्छा ट्रिगर होगा इस कंपनी के चलने का। लेकिन प्राइस वाइज देखें तो प्राइस वाइज आज भी अच्छा
आपने को देखने को मिल रहा है कि शायद ये बेस बना के दोबारा से चलने की कोशिश कर रहा है। देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ पे इन फ्यूचर ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशन वाइज उतना कुछ महंगा तो नहीं है, लेकिन अगर हिस्टोरिक लेवल के हिसाब से देखें तो महंगा है। लेकिन हिस्टोरिक लेवल पे आपको बिजनेस को हमेशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि काफी बार बिजनेस चेंज भी हो रहा होता है। तो सिर्फ हिस्टोरिक लेवल पे अगर वैल्यूएशन अगर आप देखें तो उस हिसाब से आपको किसी भी बिजनेस को ट्रैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो नया बिजनेस है उस हिसाब से अगर आपको देखें तो वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो 28-29 टाइम्स के आसपास है, जो कि हिस्टोरिक लेवल में ये सबसे नीचे 12-13 टाइम्स के आसपास, 14 टाइम्स के आसपास गया था। लेकिन अब क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ रेट इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट के ट्रिगर्स हैं, तो उसके बाद ऑटो में देखें तो तेजी है। तो वो सब के बेस पे अगर हम देखें तो शायद वैल्यूएशन उतने बुरे यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को आपको जरूर अपने ट्रैक पे रखना चाहिए। और इसके साथ साथ इनकी जो अदर कंपनी है ग्रुप की, लुमेक्स ऑटोटेक ऑटो इंडस्ट्रीज, वो उसमें भी ग्रोथ रेट काफी अच्छे आ रहे हैं। उसमें हालांकि वैल्यूएशन काफी अच्छे सस्ते नहीं है, लेकिन वो स्टॉक और भी तेजी से चल रहा है, तो उस स्टॉक को भी आपको अपने रडार में जरूर रखना चाहिए। फिर हम आए थे अपनी कंपनी जो नंबर 4 पे, जो कि राम रतन वायर्स, ये आर काबिल ग्रुप के साथ की कंपनी है। तो कंपनी बेसिकली वायर्स बनाती है, उसके साथ साथ कॉपर और एल्यूमिनियम कंपोनेंट बनाती है फॉर इलेक्ट्रिकल कोर ऑफ मोटर, ट्रांसफॉर्मर, अप्लायंसेज, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। तो जो भी कुछ कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे ये मोटर हो गई, मोटर में जो वायर लगती है, या एयरकॉन्स में जो वायर लगती है, या फ्रिजेस में जो वायर लगती है, वायर्स लगती हैं, या कुछ ऑटोज में इनकी जो वायर्स है वहां पे इनका सबका काम होता है। उसके बाद जो मोटर्स वगैरह बनती हैं उसमें इनकी वायर्स लगती हैं। तो बेसिकली कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे जैसे अभी गाड़ी में डिमांड बढ़ रही है ईवीज की, तो उस वहां पे इन सब इनका जो वायर्स है वो सब जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनके सब प्रोडक्ट्स है, वाइंडिंग वायर्स हो गई, कॉपर ट्यूब्स हो गई, बीएलडीसी मोटर, फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जो भी यहाँ पे एयरकॉन हो गए या फ्रिज हो गई या गाड़ियाँ हो गई, तो वहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मर्स में इनके वायर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर ट्यूब्स जो है वो यूज मेनली इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स। कस्टमर्स इंक्लूड डेकिन, एलजी, पैनासोनिक, हिताची, तो ये सब कस्टमर्स हैं इनके। फिर अगर हम देखें एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, तो इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर किया था, आई थिंक ईपैक प्रीफैब, ईपैक प्रीफैब नहीं, ईपैक जो भी वो कंपनी है, ईपैक जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एयरकॉन्स और रेफ्रिजरेटर्स की, तो उसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था जिसमें ये मोटर्स बना रहे हैं उनके लिए। तो ये काफी अच्छा ट्रिगर हो सकता है इनके लिए ग्रोथ का फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आई थिंक इनके प्रोडक्ट मार्जिन जो है वो थोड़े से बेटर है। यहाँ पे अगर हम इनके मार्जिन देखें तो इनमें जो की जो ट्रिगर है वो मार्जिन इंप्रूवमेंट। अगर हम राम रतन वायर्स, हाँ, तो राम रतन वायर्स अगर हम यहाँ पे खोलें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में मैं आपको मार्जिन दिखाता हूँ, तो 4.1 के आसपास के मार्जिन थे। अब ये 5.1 पे पहुंच गए पहली बार। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वार्टर में देखें 4.8 पे, तो ये 5.6 तक के मैक्सिमम गए हैं। तो अब धीरे धीरे शायद ये 6 से 7% मार्जिन तक की जा सकते हैं। अगर हम प्राइस ट्रेंड इनका देखें तो वो ऊपर है, मार्केट कैप काफी छोटा है, तो मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर हम इनका राम रतन वायर्स का प्राइस ट्रेंड देखें तो ये देखें तो लगातार स्टेज 2 में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है। तो ये बात कर रहा हूं मैं कि ऐसा एक कंसोलिडेशन किसी बिजनेस में जब आता है, ऐसा एक कंसोलिडेशन किसी स्टॉक में जब आता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक यहाँ पे खरीद लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे इस वीक था 27 अप्रैल को, इस वीक इन्होंने पीक मारा था 450 का, उसके बाद स्टॉक 450 से 390 पे गिरा, मतलब 20 से 22% का करेक्शन। तो इस तरीके का स्टॉक जो है वो शायद आपको यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जब पुल बैक आता है तो वहां पे आप ऐसे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो भी हमने स्टॉक कवर किया है, फिर चाहे वो मार्क्सेंस हो चाहे लुमेक्स हो, तो शायद वो थोड़े से एलिवेटेड है फ्रेश बाइंग के लिए। लुमेक्स तो शायद नहीं है, लेकिन मार्क्सेंस रिजल्ट के बाद काफी एलिवेटेड हो गया है, तो शायद उनमें जब पुल बैक आए तब एंट्री ज्यादा अच्छा ऑप्शन है रादर देन अभी एकदम जाके खरीदने के। फिर अगर हम राम रतन की ग्रोथ की बात करें तो 3 साल का एवरेज इनका 25% का ग्रोथ है, रेवेन्यू लेवल पे 32% का, पैट लेवल पे तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। फिर अगर हम Q4 में देखें, Q4 FY26 में 83.2% से ग्रो किया, Q1 में 88.6% से ग्रो किया, पैट लेवल पे 110% का और 120%, मतलब काफी सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं ग्रोथ लेवल पे। मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इस कंपनी का बेसिक जो है मार्जिन अगर यहाँ से थोड़ा और इंप्रूव होता है तो ग्रोथ रेट शायद ऐसी तरह तरीके से रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने नई कैपेसिटी लगाई थी एक,
जिसका जो अभी भी इनका यूटिलाइजेशन लेवल 30 से 40% के आसपास है, तो अगर वहां पे यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ता है तो इनके जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली और बढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर धीरे धीरे ये वैल्यू एडेड सेगमेंट में जा रहा है जहां पे इनके मार्जिन बेटर है जो इनके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है वहां से, तो शायद इनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर है। तो अगर आप देखें तो जितने भी आज हमने बिजनेस कवर किए सब में मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर जरूर है। अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर किसी भी बिजनेस में है तो उसके चलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप पास्ट में देखें तो आरआर काबिल में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, फिर हमने सनोरस का फार्मा कवर किया था उसमें भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ था, ग्रेन्यूल्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो काफी सारे बिजनेस जो अच्छा करते हैं उनमें जनरली रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर होता है। फिर अगर हम आरओई की बात करें, आरओसी की बात करें, तो दोनों 3 साल के एवरेज से बढ़िया है और आने वाले फ्यूचर में शायद ये और अच्छा कर सकते हैं अगर मार्जिन इंप्रूव होता है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है कि डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है। उसका रीजन क्या है, जो रिसेंट इन्होंने केपेक्स किया था उसकी वजह से इन्होंने डेट लिया। तो यहाँ पे अगर अपने इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 2-3 साल में किस तरह से रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो ये 0.6-0.9% के आसपास था, टाइम्स के आसपास था। अब ये 1.2 पे चला गया है। पास्ट में भी ये ऊपर गया है जब इन्होंने केपेक्स किए हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने वो कम भी किया है। अब जैसे जैसे नए केपेक्स से कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे वैसे वैसे इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। तो इनके पास आरओई आरओसी बढ़ाने का ये भी एक ट्रिगर है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है तो आरओई जनरली आरओई और आरओसी दोनों बढ़ेंगे। अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो वो तब भी आरओई और आरओसी दोनों बढ़ेंगे। तो इस कंपनी को भी आप अपने रडार में जरूर रखें, लेकिन एकदम से शायद ये फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा ना हो, लेकिन हो भी, यू नेवर नो, वो बाद में पता लगता है। लेकिन आपको अपना देखना है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल है, कि क्या आपको लग रहा है कि ये चल सकता है नहीं, तभी आप स्टॉक को जाके ले। लेकिन ऐसे इन स्टॉक्स को आप अपने रडार में जरूर रखें। फिर हम आ जाते हैं अपने आज के लास्ट स्टॉक पे जो कि है जीएजी केमिकल्स, जो कि एक रबड़ जो टायर्स है और रबर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, रबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए एक केमिकल सप्लाई करता है। तो रिसाइकलिंग एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कन्वर्ट्स जिंक वेस्ट एंड जिंक स्क्रैप इनटू जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड एक इनका प्रोडक्ट है जो कि टायर्स में जाता है और रबर्स में जाता है, तो वो कंपनी बनाती है। सप्लाइज टायर्स एंड रबर मैन्युफैक्चरर्स। सो लॉन्ग टर्म कस्टमर अप्रूवल, तो कस्टमर अप्रूवल में जनरली काफी टाइम लगता है इसमें। तो कोई भी टायर मैन्युफैक्चरर अगर नया सप्लायर ढूंढ रहा है तो वो एकदम से उसे अप्रूव नहीं करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो कस्टमर की स्टिकीनेस काफी रहती है। क्योंकि अगर आप सपोज आप कोई एमआरएफ हो, अगर आप सपोज किसी व्हीकल कंपनी को सप्लाई कर रहे हो, सपोज महिंद्रा को सप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके टायर में कोई फॉल्ट निकलता है तो कल को महिंद्रा आपके आपके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 बार सोचेगा। तो वो एक रिस्क कोई भी टायर मैन्युफैक्चरर लेना चाहता है। तो इसलिए जब एक बार अप्रूवल मिल जाता है किसी केमिकल कंपनी को, तो जनरली जो कस्टमर है वो उसी के साथ रहता है, क्योंकि उसको झमेला नहीं चाहिए कि किसी नई कंपनी के पास जाए, वहां से उसको फिर अप्रूवल दे, ये वो। तो इसलिए जनरली इनको जैसे जैसे टायर का बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे ऑटो का बिजनेस ग्रो करता है, वैसे वैसे इस तरीके की कंपनीज जो है वो ग्रो करते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कस्टमाइज जिंक ऑक्साइड जो ग्रेड्स हैं वो देते हैं, क्योंकि हर टायर मैन्युफैक्चरर को डिफरेंट तरीके का जिंक ऑक्साइड चाहिए, तो वो कंपनी बना के देती है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कंपनी के जो मेजर कस्टमर्स हैं उनमें इंटरनेशनल कस्टमर्स में जैसे ब्रिजस्टोन हो गया, मिचलिन हो गया, गुडियर हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, और साथ ही साथ इंडिया के जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि एमआरएफ हो गया या सीएट हो गया या जो भी इंडिया में और भी टायर मैन्युफैक्चरर हैं जितने भी, तो वो भी कंपनी के कस्टमर्स हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें कंपनी का बेसिक आज का जो रेवेन्यू है वो 85% इनसे आता है टायर्स वगैरह से, और नॉन रबर जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे सिर्फ 15% आता है। लेकिन इन फ्यूचर कंपनी का गाइडेंस क्या है कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये 70-30 करना चाहते हैं, 70% रबर से और 30% नॉन रबर से। उसका रीजन क्या है कि इनके जो मार्जिन है नॉन रबर में ज्यादा बेटर है, क्योंकि नॉन रबर जो प्रोडक्ट है वो जाता है सिरामिक्स हो गया, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, और कंपनी का गाइडेंस है कि आज जो इनके 10 से 11% के मार्जिन है वो आने वाले 2 से 3 सालों में 13 से 14% हो जाएंगे। तो ये देखें, ये इसमें भी मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर है। तो हर एक कंपनी जो हमने आज कवर की, हर एक में मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर है, और जो भी कंपनी प्राइस वाइज अच्छा करती है जनरली उसमें रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट होता ही होता है। अब अगर आप जाके पास्ट विनर्स की स्टडी करेंगे तो आपको ये काफी एक कॉमन ट्रेड मिलेगा कि कोई भी कंपनी जब कोई 5 गुना हो गई, कोई 4 गुना हो गई, कोई 10 गुना हो गई, तो हर एक में रेवेन्यू ग्रोथ था अच्छा, 18 से 20% का कम से कम रेवेन्यू ग्रोथ था, और उसके साथ उनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट के ट्रिगर्स थे। तो आज के जो भी हमने जो भी हमने कंपनीज कवर की, सब में इसी तरीके के ट्रिगर्स लग रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें रेवेन्यू भी 18 से 20% का ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए हम इन कंपनीज को कवर कर रहे हैं कि आप इनको अपने रडार में रख सकते हैं। फिर अगर हम मार्केट कैप देखें तो काफी छोटा मार्केट कैप है, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 24 से 2500 करोड़ का मार्केट कैप ही है। प्राइस ट्रेंड अगर हम देखें तो प्राइस ट्रेंड इनका भी स्टेज 2 में है। तो यहाँ पे अपने अगर प्राइस, सबसे पहले तो प्राइस ट्रेंड देखेंगे कि प्राइस ट्रेंड जेजी केमिकल्स में किस तरह से है। तो शायद ये फ्रेश बाइंग के लिए शायद थोड़ा एलिवेटेड है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा एलिवेटेड है, मे भी एक कंसोलिडेशन और करेक्शन में भी। आज के डेट में कितना 600 का भाव चल रहा है, 610 के आसपास, 606। तो अगर यहाँ से मे भी ये
550, 520, 530 के आसपास का कुछ हमें करेक्शन देते हैं, थोड़ा सा और कंसोलिडेट करता है, शायद वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कोई भी मैं रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, तो कि शायद आप एकदम फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मे भी इसमें एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि स्टॉक जब इतनी तेजी से बढ़ता है किसी भी अपने रिजल्ट के बाद, तो शायद उसमें जनरली काफी बार एक अच्छा करेक्शन भी हमें देखने को मिलता है, वो हेल्दी करेक्शन होता है। तो उसके बाद फिर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 3 साल का रेवेन्यू सीएजीआर कुछ खास नहीं है, 7.44% है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में काफी अच्छा रेवेन्यू गया है, 27.6% और फिर 44.8%। पैट लेवल पे देखें तो 3 साल का पैट ग्रोथ काफी अच्छा है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ होगा इसमें। अगर हम देखें तो मार्जिन अगर हम 3 साल में देखें तो किस तरह से रहा है, हाँ, तो ये देखें तो पहले सिंगल डिजिट मार्जिन पे भी चला गया था, अब ये दोबारा से 9% के आसपास का आ गया है रेंज, और इनका इस क्वार्टर में इन्होंने 10.6% के मार्जिन दिया है। तो ये गाइडेंस इनका है कि यहाँ से 2-3% और मार्जिन इंप्रूव होगा, तो शायद इनमें पैट लेवल पे ग्रोथ काफी तेजी से आ सकती है। Q4 में 18.8% का पैट था, अब ये 59.7% से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छा साइन है। फिर हम आरओई और आरओसी देखें तो 3 साल के लेवल से दोनों बेटर है, और डेट टू इक्विटी लेवल में कंपनी डेट फ्री है, जो कि काफी अच्छा साइन है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर अगर हम कुछ हाइलाइट्स देखें Q1 से, Q1 की जो इनकी कौन कॉल थी, a significant transformation is underway with the upcoming commissioning of Dahej greenfield facility in Q3 FY27। तो Q3 FY27 में इनकी कैपेसिटी लाइव जा रही है दहेज में, जो कि इनकी आई थिंक दिस प्रोजेक्ट अलोंगसाइड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इन नेडपेटो, आई डोंट नो कौन सी जगह है, इज प्रोजेक्टेड टू एलिवेट जेजीज combined capacity to over 1,15,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो कंपनी एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है और साथ ही साथ एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, जो कि इस जगह पे है, मेरे को ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या है ये। तो कंपनी यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन कर रही है, उससे इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो 1,15,000 करोड़ पे चली जाएगी। और इसके बाद कंपनी का क्या बेसिक जो ट्रिगर है इसमें क्या है कि इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो इनके जो हमने जैसा हमने बात किया कि जो इनकी नॉन रबर सेगमेंट है, जैसे फार्मा में हो गया या सिरामिक्स में हो गया या फिर जो स्पेशलिटी केमिकल हो गया, तो वहां पे ये सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे इनके मार्जिन जो है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स हैं, उनसे बेटर है। तो शायद कंपनी के इन्होंने मैं तो 13% बोल रहा था, लेकिन इन्होंने 14 से 15% का गाइडेंस दिया आने वाले 2 से 3 सालों में। देखने वाली बात होगी किस तरह से ये पैन आउट होता है। तो अगर ये आज के डेट में जो 10 से 11% के मार्जिन है, अगर ये 13% पे भी जाते हैं और रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडली 18% के आसपास रहता है, तो ये काफी अच्छा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। फिर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट मिक्स एंड इंक्रीज शेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन एंड हायर प्राइस्ड कस्टमर ऑर्डर्स कंट्रीब्यूट टू मार्जिन एक्सपेंशन। तो बेसिक जो भी है इसमें भी आपको मार्जिन एक्सपेंशन पे देखने वाली बात होगी कि मार्जिन एक्सपेंशन आप किस तरह से रहता है इन फ्यूचर। फिर अगर हम देखें तो कंपनी ने इस साल इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का, जिससे कि 900 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं ये। तो जो इन्होंने नया प्लांट लगाया है उससे 9 टाइम्स जो है वो एसिड टर्न है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे कंपनी का गाइडेंस क्या है कि जो नया प्लांट लगाया मे बी FY28 में 50 से 60% यूटिलाइजेशन के लेवल पे चला जाएगा, और उसके साथ साथ जो इनका FY29 का टारगेट है मे बी 70 से 80% चला जाएगा। उसके बाद फिर FY29 में इनका फेज 2 उसी प्लांट का कमीशन होगा। तो लगातार आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी के पास कैपेसिटी है ग्रो करने के लिए। तो उसके साथ साथ उतना इन्वेस्टमेंट भी शायद नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे ये जो इनके जो यूटिलाइजेशन लेवल है जैसे जैसे इंप्रूव होंगे, वैसे वैसे यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट के भी ट्रिगर्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवल जो है वो प्ले आउट होगी। लेकिन उसके बाद अगर हम एक और चीज देखें तो इन्होंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में दिया था कि 80 और 70 से 30 करना चाहते हैं टायर और नॉन रबर, लेकिन अब इस कॉन कॉल में इनका क्या गाइडेंस है कि ये 60 और 40 ले जाना चाहते हैं। तो शायद मार्जिन यहाँ पे और तेजी से आ सकते हैं अगर इनके जो ये प्लान प्ले आउट होता है कि अगर 60% टायर मैन्युफैक्चरर की तरफ जाता है और 40% जो है वो नॉन रबर जैसे सिरामिक, फार्मा और केमिकल्स की तरफ इनका जो रेवेन्यू वहां से आता है, तो शायद इनके मार्जिन और तेजी से यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मेन इनका क्या ड्राइवर है, ग्रोथ ड्राइवर्स। तो Q1 वॉल्यूम ग्रोथ जो था, जैसे अगर हम देखें तो ऑटो में काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ऑटो के साथ जैसे जैसे ऑटो ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ ऑटो के जो टायर मैन्युफैक्चरर वो भी ग्रो करेंगे। तो जैसे अगर टायर मैन्युफैक्चरर ग्रो करेंगे तो जो भी टायर मैन्युफैक्चरर को केमिकल सप्लाई करते हैं जैसे जेजी केमिकल हो गया, तो इस तरीके की कंपनीज काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ऑटो का प्रॉक्सी प्ले हो सकता है ये कंपनी। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो नॉन रबर एप्लीकेशन आज के डेट में 18% रेवेन्यू नॉन रबर सेगमेंट से आता है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सिरामिक्स में कंपनी बोल रही है कि काफी तेजी से जो कस्टमर जो
अप्रूवल्स है वो काफी तेज है, 1 से 3 मंथ जनरली, क्योंकि टायर मैन्युफैक्चरर में जैसा हमने बात किया कि वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है, तो उसमें 5 साल तक लग जाते हैं। वैसे ही फार्मा में अगर हम देखें तो फार्मा भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है जिसमें कस्टमर अप्रूवल्स उतनी तेजी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि एफडीए का रिस्क होता है, तो काफी सारे रिस्क होते हैं फार्मा में। तो फार्मा में भी टायर की तरह एक तो कस्टमर सिकनेस ज्यादा रहेगी और दूसरा अप्रूवल थोड़ा टाइम लगेगा। तो शायद जो इनका सिरेमिक्स है उसमें उससे ये जल्दी से रेवेन्यू करना शुरू कर दें, और फार्मा और कॉस्मेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगे इनको। उसके बाद फिर अगर हम मेन बात क्या देखें तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइड किया है कि अगर हाँ, तो व्हेन द टायर इंडस्ट्री इन्वेस्ट, JG Chemical is a direct beneficiary. Today, our customer continue to operate at high capacity utilization, which is very encouraging sign. तो कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे टायर जो इंडस्ट्री है वो अपना केपेक्स करती है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी JG केमिकल है, क्योंकि जितने वो टायर बनाएंगे उतना उनको केमिकल चाहिए। उसके बाद फिर कंपनी बोल रही है कि जो उनके आज कस्टमर है वो हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल पे बैठे हैं। तो जब भी कोई कंपनी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल पे बैठी होती है तो जनरली वो आती है और अपना केपेक्स अनाउंस करती है। जैसा कि हमने यहाँ पे कंपनी ने ये भी दिखाया कि टायर जो मैन्युफैक्चरर है, आई थिंक 25,000 करोड़ का कुछ केपेक्स है आने वाले शायद 2 से 3 सालों में जो टायर इंडस्ट्री कर रही है कलेक्टिवली। तो यहाँ पे शायद इन्होंने बोला था, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक इन्होंने अपनी कॉन कॉल में ये चीज बोली थी कि जो टायर मैन्युफैक्चरर है वो अराउंड 25,000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने अनाउंस किया आने वाले से 2 से 3 सालों में, जो कि काफी एक एनकरेजिंग साइन है इस कंपनी के। तो इस कंपनी को भी आप अपने रडार पे जरूर रखें, लेकिन मे भी शायद मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए शायद ये स्टॉक थोड़ा सा एलिवेटेड है, मे भी एक पुल बैक का वेट करें। मे भी अगर एक हेल्दी पुल बैक आता है तो शायद वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि जब भी स्टॉक इस तरह से बढ़ता है काफी बार 15 से 20% का शार्प करेक्शन उसमें हमें देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, शायद ये यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए, तो विल हैव टू सी। लेकिन ये 5 कंपनीज आप अपने रडार में जरूर रखें। इससे पहले हमने 10 और कंपनीज कवर की, वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में डालें। अगर आप उनमें से भी कुछ समझ आता है तो आप वहां पे जाके उन्हें ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ समझ आ रहा है तो इन्हें भी आप जाके ले सकते हैं। अगर कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी तरीके का नहीं है, हमने सिर्फ आपको एक शॉर्ट लिस्ट दी है जिससे कि अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि आपको इतने स्टॉक नहीं चाहिए। अब सपोज अगर हम 2 और वीडियो लेके आते हैं इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स पे तो 25 स्टॉक्स हो जाएंगे ऑल टुगेदर। तो 25 स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको। 25 में अगर आपको 4 समझ आ रहे हैं तो आप 4 लें, अगर आपको 2 समझ आ रहे हैं 2 लें, 10 समझ आ रहे हैं 10 लें। लेकिन काम क्या है यहाँ पे, इस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपके लिए एक शॉर्ट लिस्ट हो जाए, जिससे कि आपका वॉच लिस्ट थोड़ा कम छोटा हो जाए, जिससे कि आप ऐसा नहीं है कि आप 1000 स्टॉक देख रहे हैं तो आपको 20 25 30 नाम जो इंटरेस्टिंग है उनमें से ही अगर आपको 3-4 अच्छे स्टॉक मिल गए तो दैट्स इट, यू आर आपका अच्छे वहीं से आपके जो पोर्टफोलियो वाइज रिटर्न्स हैं वो अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा जिससे कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी थोड़ी और इजी हो सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे रिजल्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।